अस्सलाम वालेकुम। दोषी पढ़ें। स्टाइपेंड कितना है? 22,500। थोड़ा है क्या ज्यादा है? थोड़ा है। क्या मसला है इससे? हैं? एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते। अच्छा ये वो तो खैर असाइनमेंट पे डिपेंड करता है। ऑडिट में नॉर्मली होता ही है डेली। क्या रेट चल रहा है नॉर्मली आजकल? नॉर्मली है डेली नॉर्मली सस्ता से सस्ता, अच्छे से अच्छा, कम से कम कितना? 500। 300 वाले भी हैं। खाना इसके अलावा है? दिन दोपहर नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्लाइंट पे गया ना, मुझे अंदाजा नहीं था, यहाँ ऑडिट नहीं था, कुछ सिस्टम का करना था काम, पहले ही दिन था। वो पीएन साहब से पूछ रहा था लंच के लिए क्या लेके मेरे पास आया, सर लंच के लिए क्या लेके आना है? मैंने ना बड़ा महंगा सा बर्गर बताया उसको मैकडॉनल्ड्स का, उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने कहा ऑडिटर का लंच नहीं है? कहते नहीं सर। मैंने कहा घर में निकालूंगा जाके। तो क्या है स्टाइपेंड? 22,000। और सिर्फ ऑडिट में डेली होती है या बाकी असाइनमेंट्स भी कहीं ना कहीं? क्या हमारी सोसाइटी में ऐसे प्रोफेशंस या ऐसी क्लास है जिनकी महीने की इनकम ही 22,000 या उससे कम हो? है? बिल्कुल है। दुकानों के मुलाजिम हैं और दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इवन ये जो मस्जिद का इमाम होते हैं, इससे कम तनख्वाह होती है उनकी, इससे कम तनख्वाह होती है। घरों में काम करने वाले मुलाजिम हैं। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी गार्ड्स भी शायद इसी ब्रैकेट में ही आते हैं। वो कितनी है? और जो कंपनीज में नहीं वैसे लोगों ने रखे होते हैं 20-22 ही है ना? 20-22-25। तो अब बताएं स्टाइपेंड 22,000 कम है? कम है। मुहसन अहमद 18449। सैयदना नुमान बिन नशीद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह ताला का भी शुक्रगुजार नहीं। अल्लाह ताला की नेमतों का इजहार शुक्र है और उनको छोड़ देना नाशुक्री है। और आगे फिर वो और भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो जो थोड़े पर शुक्र अदा नहीं करता वो ज्यादा पर भी नहीं कर सकता। अब आप आइए सवाल करते हैं एक दिसंबर 12 पे आए। छोटा सा सवाल एक पहले कराता हूँ फिर थोड़ा बड़ा कराता हूँ। दिसंबर 12 अटेम्प्ट का एक सवाल है, ये होगा जी GHP के नाम से। छोटा सा सवाल है लेकिन देखिए पी रेशो का भी एक सवाल वैरायटी आ जाएगी। दिसंबर 12 ये मेरी बुक में होगा क्वेश्चन नंबर GHP क्वेश्चन 15। पार्ट ए पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल।
हाँ जी, छोटा सा सवाल पढ़ लिया होगा। हम हैं जीएचपी और हम IJQ को खरीदने की ऑफर कर रहे हैं, अभी की नहीं है, अभी सोच रहे हैं, इज कंटेम्पलेटिंग टू ऑफर, और सारे के सारे शेयर्स। लेटेस्ट ईयर जो एंड हुआ है उसकी SOFP और इनकम स्टेटमेंट की कुछ 2-4 चीजें दी हैं और लेटेस्ट ईयर खत्म हुआ है 2000 कब 2012। ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, एवरेज शेयर प्राइस फॉर ईच कंपनी इन रीसेंट ईयर्स हैज बीन एज फॉलोज, तो उसमें आखिरी कॉलम 2012 है, तो ये 12 का डाटा है कहीं, तो 12 की आपको इनकम स्टेटमेंट SOFP का डाटा दिया है, उसके अलावा दोनों की शेयर प्राइसेस बताएंगे। हमें लगा है कि सिनर्जी इफेक्ट आएगा, और सिनर्जी इफेक्ट, अच्छा सिनर्जी इफेक्ट का मतलब है बरकत, यानी दोनों जो अलग अलग अपना सफर तय करते मिल के करेंगे तो फायदा होगा। वो जो फायदा है ना वो एक एनुअल वैल्यू की शक्ल में भी बताया जा सकता है और एक टोटल वैल्यू की शक्ल में भी बताया जा सकता है। जैसे कल जब मैं आपको ये फार्मूले बता रहा था, और जो अगर मुझे याद है तो 50 मिलियन शायद मैंने सिनर्जी निकाली थी, वो 400, 700, 250, तो ये 50 मिलियन पर ईयर था, नहीं बस ओवरऑल उसकी वर्थ अभी की टर्म्स में मुस्तकबिल की सारी सिनर्जी 50 मिलियन वर्थ की थी। ये सवाल के अंदर आपको एक एनुअल फिगर की शक्ल में भी बताई हो सकती है, जो कि इस सवाल में कही हुई है कि दोनों कंपनीज का सिनर्जी इफेक्ट होगा 300 मिलियन पर ईयर, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, विल लीड टू एन इंक्रीज ऑफ 300 मिलियन पर ईयर इन कंबाइंड पैट। तो इसमें सिनर्जी आपको एक एनुअल एडिशनल प्रॉफिट की शक्ल में बताएगी, और दोनों के आपको केई दिए हैं। असल सवाल में ये केई नहीं थे, वैक थे, मैंने इसको चेंज किया हुआ क्योंकि इसके सोल्यूशन में आई के अपने इनको केई वाली इज्जत दी हुई थी, लिखा इनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ था, तो ये पुराने सवालों में इस तरह के मसले होते थे, तो मैंने इसको बुक में लिखते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हुआ। तो रिक्वायरमेंट 1, कैलकुलेट दी शेयर प्राइस ऑफ GHP। हम IJQ को खरीदने लगे हैं, तो वैल्यूएशन तो IJQ की करवानी चाहिए थी। टारगेट कौन है? IJQ, हम GHP हैं, वो कह रहा है शेयर प्राइस ऑफ GHP निकाल लें फॉलोइंग द टेकओवर, यानी वो पोस्ट मर्जर वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। जो पिछली क्लास में जूम वाला सवाल किया था उसमें कंबाइंड वैल्यू निकाली थी, तो यहां पर भी वो कंबाइंड वैल्यू निकलवाना चाह रहे हैं। तो सवाल में कंबाइंड वैल्यू, और कभी मैं कंबाइंड वैल्यू कह रहा हूं, कभी पोस्ट मर्जर कह रहा हूं, एक ही बात है। तो इस सवाल से कैसे पता चल रहा है कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है? फॉलोइंग दी टेकओवर, टेकओवर होने के बाद बड़ा GHP कितनी वर्थ का होगा, तो इसका मतलब हमने कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। कंबाइंड वैल्यू निकालनी है सवाल के डाटा से, रिक्वायरमेंट की वर्डिंग से कौन सा मेथड लगता नजर आ रहा है? PE रेशो। उसने रिक्वायरमेंट में लिख दिया कि PE रेशो आपने वो यूज करनी है जो इसकी पहले थी। तो रिक्वायरमेंट 1 पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है, यानी कंबाइंड कंपनी की वैल्यू। अच्छा, पिछले सवाल में जज्बा जूम वाले उसकी वजह मैंने नहीं बताई अभी, लेकिन हमने इक्विटी की वैल्यू निकाली थी कि पूरे बिजनेस की? पूरे बिजनेस की। यहां पर हम किसकी वैल्यू निकालने लगे? इक्विटी की। कैसे पता? शेयर प्राइस पूछ रहा है, तो हम इक्विटी की वैल्यू निकालने लगे, यानी यहां पर हम कंबाइंड इक्विटी की वैल्यू निकालने लगे। दिसंबर 12 A का 1 कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहा हूं मैं PE रेशियो मेथड से। PE रेशियो मेथड से कैसे निकालते हैं वैल्यू? पैट, और उसको मल्टीप्लाई कर देते होते हैं सूटेबल PE रेशियो से। तो GHP का लेटेस्ट पैट कितना है? ये जो कर दी हुई है 6580 रुपीज मिलियन। IJQ का लेटेस्ट पैट कितना है? IJQ है 360, और चूंकि हम कंबाइंड बात कर रहे हैं तो कंबाइंड पैट कितना हुआ करेगा? इनमें 300 ऐड हो जाएगा, ये हुआ करेगा कंबाइंड पैट, सिनर्जी ऐड हो गई, और वैल्यू के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने PE से जो अभी एग्जिस्टिंग है, किसकी? GHP की, IJQ की? तो वो कितनी है? PE रेशो अभी GHP की कितनी है? दी है? नहीं। PE रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? PE, प्रॉफिट नहीं, प्राइस ओवर EPS। तो अभी इस वक्त GHP का एक शेयर कितने का है? प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ओवर EPS 186 नहीं, 186 डिवाइडेड बाय EPS, पैट नहीं EPS। GHP का पैट कितना है? 65। EPS कैसे बनाऊं? नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड कर दें, कितने इसके नंबर ऑफ शेयर्स? तो PE रेशियो हो गई है बस 8.48। अच्छा 90,227। ये आ गई कंबाइंड इक्विटी की वैल्यू, लेकिन पूछी है पर शेयर प्राइस।
तो पर शेयर के लिए नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 300। हम ये कंबाइंड वैल्यू निकाल रहे हैं, पोस्ट मर्जर वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मर्जर के बाद जीएचपी के शेयर्स 300 ही हैं। फिर कैसे हैं? तो उसके शेयर साथ मिला लें, दोनों के मिलके शेयर हो जाएंगे। जीएचपी के शेयर्स कैसे? हम आईजेक्यू के 200 शेयर्स लेंगे, बदले में अपने कितने देंगे? 1 for 3। तो उसके कितने? 200 1/3। देखिए हम जीएचपी की शेयर प्राइस निकाल रहे हैं। जीएचपी एक लीगल एंटिटी है। आईजेक्यू के शेयर्स लेके दराज में रख लेंगे, अपने शेयर उन लोगों को दे देंगे, तो अपना इश्यूड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा ना। पहले कितना है? 300 मिलियन। कितना और बढ़ जाएगा? जितने अपने शेयर और इशू करेंगे उनके 200 के बदले 1/3। तो जीएचपी के शेयर्स मर्जर के बाद इतने हो जाएंगे। देखिए जब हम किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, अच्छा अगर अभी रिपोर्टिंग नहीं पढ़ी या पढ़ी हुई है, और अगर नहीं पढ़ी तो शायद कैफ में कंसोलिडेशन पढ़ी है, पेरेंट जब सब्सिडियरी को खरीदता है तो सब्सिडियरी का कैपिटल भी साथ ऐड कर देते हैं। नहीं, कैपिटल तो पेरेंट का ही रहता है। तो हम जब पेरेंट ही की वैल्यू निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय पेरेंट के ही शेयर्स, जितने उसके ऑलरेडी इशूड हैं प्लस जितने वो नए और इशू करेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 246। ये है रिक्वायरमेंट 1। जीएचपी की शेयर प्राइस फॉलोइंग टेक ओवर, और ये फॉलोइंग टेक ओवर से आइडिया हुआ कि हमने कंबाइंड वैल्यू निकाली। कंबाइंड वैल्यू यानी पोस्ट मार्जिन, ये इससे अंदाजा हुआ। जी पॉइंट 1 ओके। अच्छा पॉइंट 2, मर्ज्ड एंटिटी का केई निकालना है। मर्ज्ड एंटिटी का यानी कंबाइंड, बिल्कुल जैसे अभी जूम वाले सवाल में किया था। अच्छा जूम वाले सवाल में निकाला था कंबाइंड वैक था, तो उसमें मैंने केई भी दोनों के लिखे और केडी भी दोनों के लिखे, और दोनों की इक्विटी और डेट की वैल्यूज ले ली। अब वो कंबाइंड वैक नहीं, सिर्फ कंबाइंड केई कह रहा है, तो क्या करें? इक्विटी की वैल्यूज और केईस, तो दोनों के केई निकाल लें। जीएचपी का केई कहाँ दिए मैं? जीएचपी की इक्विटी और आईजे क्यू की इक्विटी। इसका केई कितना? इसका अच्छा अब एक बात से थोड़ा सा टेक्निकल और करेंगे तो पता चल जाएगा, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। दोनों की अलग अलग वैल्यू और अलग अलग केई लिखें तो इनका वेटेड एवरेज लेंगे। इसकी मैं कौन सी वैल्यू लिखूं? ये जो निकाली है या प्री मर्जर? क्यों? क्योंकि हम दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं। तो ठीक है परसेंट भी हमने प्री वाली लिखी है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग लिख रहे हैं ना। पोस्ट मर्जर तो कंबाइन हो गई हुई है, तो मैं कंबाइंड वैल्यू भी यहां लिख दूं और इसको अलग से भी लिखूं। तो इसलिए जब मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, जब मैं इन दोनों को मर्ज, तो दोनों एक उसको खा जाएगा, मर्ज हो जाएगा। जब मैं दोनों अलग अलग लिख रहा हूं तो फिर खाने से पहले वाली ना। तो ये उस वक्त एक शेयर कितने का था? 186 और 300 मिलियन शेयर्स थे, और ये एक शेयर कितने का था? और 200 मिलियन शेयर्स थे।
8। तो इन वेट्स में इसका वेटेड एवरेज करना, ये रिक्वायरमेंट 2 है। तो क्या है कि आपने कहा हुआ है कि अल्टरनेटिवली हमने 58 रुपए की बजाय जैसे पिछले सवाल में 1.92 की जगह हमने बिड एडजस्टेड प्राइस लिखी है ना, तो आई के अपने सोल्यूशन में कहा है हमने इसको भी ठीक माना है और बिड एडजस्टेड को भी ठीक माना। ये है जी पार्ट ए। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट 1 और 2 अंग्रेजी दोबारा पढ़ लें और बताएं अगर कोई एतराज है तो। दोबारा बोले। पुरानी कौन सी वैल्यू दी होती? नहीं, उसने एक मर्ज के ही निकालने को कहा, वैट तो नहीं कहा। नहीं, सवाल में के ही कहा है ना, तो हाँ है पोस्ट से मल्टीप्लाई करना है। के का परसेंटेज निकलता, उस के के परसेंटेज को इस 90 मिलियन से मल्टीप्लाई कर लेते तो उससे क्या आता? करके देखिए आप कह रहे हैं, देखिए क्या आंसर निकलता है, क्या चीज निकलती है वो। जी रिक्वायरमेंट ए। अच्छा, रिक्वायरमेंट बी पढ़े, मैं करता हूँ डिस्कस। 8 नंबर वैसे बहुत ज्यादा है इसके लिए, हो सकता है पेपर में उनको समझ में आ रही है नंबर कहाँ बांटे तो यहाँ डाल दिए। 8 नंबर टू मच, लेकिन चले मैं फिर भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सवाल पढ़ने में करता हूँ। वो अगर किसी ने कैलकुलेट किया तो क्या आंसर आया? 13.86, बिल्कुल ठीक है। जी रिक्वायरमेंट बी पढ़े तो मैं जी। अच्छा, इस तरह के सवालों में ना मैंने आपको ये कहा हुआ है कि किताब में इस तरह की बातें कहीं नहीं लिखी होती। आपने ना उस वक्त स्टूडेंट बन के नहीं, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है उसको बन के सोचेंगे तो शायद दिमाग में कुछ बातें आ जाए। स्टूडेंट बन के सोचता है ना तो फिर परेशान रहता है इसमें मैंने क्या लिखना है। Discuss the bid from the point of view of shareholders of IJQ, including the concerns raised by Mr. Danish। यानी दानिश ने जो जो भी कहा है उसका जवाब भी देना है इंक्लूडिंग, लेकिन वैसे आपने IJQ के शेयर होल्डर बन के सोचना है कि उनको ये ऑफर कैसी लग रही है। अब आप IJQ का शेयर होल्डर बन के सोचें, मैं आपको एक गाइडलाइन देता हूं। IJQ के शेयर होल्डर या किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर को कंपनी से क्या क्या खुशियां फिक्रें हो सकती हैं? डिविडेंड। तो अभी इस वक्त कंपनी IJQ कितना पर शेयर डिविडेंड बांटती है?
टोटल अमाउंट कितनी है? 1880 और शेयर्स कितने? 200। तो पर शेयर कितना डिविडेंड मांगती है? 9.4। अच्छा, और क्या फिक्रें हो सकती हैं? खुशियां, फिक्रें, कैपिटल गेन, हाँ मतलब शेयर की प्राइस, शेयर की वर्थ। तो अभी इस वक्त शेयर मार्केट में कितने का? 58। अच्छा, और शेयर होल्डर को क्या क्या फिक्रें हो सकती है? मेन तो यही है, डिविडेंड क्या मिलेगा, शेयर कितनी वर्थ का है, और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ना कि कितना ग्रो कर जाएगा। गेयरिंग, गेयरिंग की फिक्र हो सकती है। अभी इस वक्त गेयरिंग कितनी है? 120 डेट है और 3120 इक्विटी है, छोटी सी गेयरिंग है। 120 मिलियन डेट है और 3120 मिलियन इक्विटी है, तो थोड़ी सी है गेयरिंग। एक शेयर होल्डर के लिए फिक्रें, मेन डिविडेंड क्या मिलेगा, शेयर्स की वर्थ अभी कितनी है, कितनी बढ़ जाएगी, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ये मेन फिक्रें हैं शेयर होल्डर की। अच्छा, वो कह रहे हैं जी कि आपने इस बिड को बताना है उन लोगों की नजर में। तो अब आपको, आप शेयर होल्डर हैं अभी, जिसको हर साल इतना डिविडेंड मिलता है और शेयर इतने का है, अब उनको ऑफर हो रही है कि वो जीएचपी का शेयर ले लें। जीएचपी का शेयर कितने का है? 186 प्री मर्जर है, और अगर ये बहुत ही काबिल लोग हों, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पार्ट बी, आईजेक्यू, अगर ये बहुत ही काबिल लोग हों और उनको भी इस साइंस की समझ आती हो, तो अभी जो 186 का है, कल कितने का हो जाएगा? 246। दोनों की बात कर लेता हूं। चलो पहले 186 की बात करते हैं। इन लोगों को जिनका एक शेयर 58 रुपए का है, 1 for 3 ये शेयर मिल जाएंगे। तो उनके एक शेयर की अभी क्या कीमत लग रही है? कैसे? 186 into 1/3, 62। और अगर ये बहुत ऊंचा भी सोच लें कि चलो कोई बात नहीं, कल को ग्रो भी तो कर जाएगी, तो 246 into 82। चलिए, डिविडेंड के बारे में कोई गाइडेंस, कोई हिसाब किताब को तुक्के लगा सकते हो, कहीं सवाल में कुछ मेंशन भी हो, बी की वर्डिंग में बेशक कुछ मेंशन हो। जीएचपी थोड़े डिविडेंड देता होता है, तो अगर हम जीएचपी की बात समझ लें कि वो पहले जितना डिविडेंड देता था अभी भी वैसे ही चलेगा, तो पहले वो डिविडेंड दे रहा था 1316, अब इसको प्रॉफिट की परसेंटेज में देखें, 6580 से डिवाइड करें, 20%। इसको 10,640 का 20% है, 28। इसको डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर से, यानी 367 मिलियन से 5.8। ये क्या किया मैंने? जीएचपी कल को इतना डिविडेंड दिया करेगा, ये कैसे निकाला मैंने? जीएचपी अभी जितना डिविडेंड देता है, पैट के साथ उसको लिंक किया, 20% ऑफ पैट डिविडेंड बांट देता है। उम्मीद है कल भी यही करेगा, कल पैट ना होगा ना, तो कल भी शायद यही करेगा। तो पर शेयर कितना डिविडेंड बांटेगा? इतना। अब आईजेक्यू वाले हम बनके सोचते हैं, आईजेक्यू वालों को अभी इतना डिविडेंड मिलता है और उनका शेयर इतनी वर्थ का है। अब जीएचपी वाले इनको अप्रोच कर रहे हैं। पहली बात, शेयर की वर्थ क्या लग रही है? 62 रुपए। बहुत तोप चीज नहीं हो रही, 4 रुपए का सिर्फ कैपिटल गेन मिल रहा है। चलो कल का ग्रोथ मान भी लें तो 22-24 पहले मिलता था 9.4, अब उम्मीद है कि 5.8 मिलेगा। तो आईजेक्यू के नॉर्मल शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको ये वाली साइंस नहीं पता, क्योंकि ये क्या सारी दुनिया को पता होगा 300 मिलियन, ये तो जीएचपी ने हिसाब लगाया होगा। जीएचपी ने क्यों हिसाब लगाया होगा? ये तो जीएचपी जाने ना एक्वायर करके मैं क्या क्या फायदा उठा लूंगा। तो बहुत कम चांस है कि दुनिया वालों को ये बात बताओ, दुनिया वालों को तो ये नजर आ रहा है। तो आईजेक्यू शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एक तो उनको डिविडेंड भी उम्मीद है कि कम। अच्छा, मैंने आपको ये कैलकुलेट करके दिखा दिया, वरना जरूरी नहीं कि मैं इसको कैलकुलेट करता। खुद पार्ट बी में वो कह रहा है कि डिविडेंड कम दिया जाता है, पार्ट बी की वर्डिंग में लिखा हुआ है, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट्स ऊपर कह रहा हूं, जो पार्ट डी की वर्डिंग है उसमें लिखा हुआ है जीएसपी कम डिविडेंड देता है। ये तो मैंने एमई आपको कैलकुलेट करके दे दिया, इससे पहले मैंने जिंदगी में कभी कैलकुलेट नहीं करवाया, एमई बस अभी कैलकुलेट कर दिया। पार्ट बी की अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि जीएचपी कम डिविडेंड दिया करता है। तो आईजेक्यू के नॉर्मल शेयर होल्डर बनके सोचें तो उनकी मेन दो फिक्रें होती हैं, डिविडेंड कितना मिलेगा और शेयर की वर्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एक तो उनको डिविडेंड भी कम मिलने की उम्मीद है, दूसरा शेयर की भी जो वर्थ है वो 58 से बढ़ के बस 62 हो जाएगी। तो कोई इतना सिग्निफिकेंट अच्छा मार्जिन नहीं मिल रहा उनको कि वो शेयर्स बेचने पे राजी हो जाएं। तो इन दोनों फिक्रों की वजह से डिविडेंड भी गिर जाएगा,
इस फिक्र की वजह से चांसेस हैं कि आईजीक्यू के लोग ज्यादा खुश नहीं होंगे इस बिड से। ये है उनकी डिस्कशन। अब उसने कहा है इंक्लूडिंग मिस्टर दानिश। मिस्टर दानिश क्या हो रहा है? उसको चाहिए ही डिविडेंड होता है, उसने अपने घर के खर्चे चलाने होते हैं। तो उसकी बात कि हाँ जी बात तो उसकी सही है, डिविडेंड थोड़ा मिलेगा तो मसला तो है, लेकिन जो कंपनीज डिविडेंड थोड़ा बांटती हैं उनको ग्रोथ के चांसेस ज्यादा मिलते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो डिविडेंड थोड़ा देना ज्यादा फायदा जाएगा। तो अगर मिस्टर दानिश जैसे बाकी लोगों को ज्यादा मसला है तो बेच दें शेयर, कोई और शेयर खरीद ले जाके। अब ये जितनी डिस्कशन मैंने की है, ये किताब में लिखी मिलेगी नहीं, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आप आईजेक्यू के शेयर होल्डर बन के सोचें और फिर फिक्रें आए। तो ये तो आपने खुद ही बोल दिया था। ये तो शेयर प्राइस और डिविडेंड के इर्द गिर्द तो सारे स्टूडेंट घूम सकते हैं। मैंने तो चलो थोड़ी एडवांस बातें भी बोल दी, लेकिन कम से कम अगर आप पेपर में बैठ के स्टूडेंट बन के सोचेंगे तो दिमाग नहीं चलेगा। जिसका सिनेरियो क्रिएट किया गया है उसकी जगह जाके सोचेंगे तो फिर कुछ डायरेक्शन मिल जाएगी। 8 नंबर 12 इसके बहुत ज्यादा थे, इतनी तो अंग्रेजी नहीं आएगी। दिसंबर 12 डन। अच्छा अब आइए आप दिसंबर 16 पे आ जाएं। दिसंबर 16 दिसंबर 16 में मंगल लिमिटेड, ये मेरी बुक में सवाल होगा 20। अच्छा इस सवाल में भी ना एक टेक्निकल फ्लॉ था, तो मैंने सवाल में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज की है। ये मेरी बुक में होगा। अच्छा बल्कि ठहरे, इससे पहले मैं आपको कराता हूं, ये रहने दें, ये मैं आपको 57 में कराता हूं। आप आए, एक बहुत पुराना सवाल है, लेकिन जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं ना वो उसमें मैं ज्यादा अच्छे तरीके से बता लूंगा। फिर दिसंबर 16 पे आता हूं। पुराना सवाल है, प्रोडको के नाम से होगा, प्रोडको, दिसंबर 2005 का सवाल है, क्वेश्चन 9। लेकिन उसमें एक पॉइंट बड़ा अच्छा है जिसकी वजह से मैंने सवाल उठाया हुआ है, और बाद में फिर आई के अपने ये वाली चीजें मल्टीपल सवालों में पूछी हैं। प्रोडको के नाम से एक सवाल है मेरी बुक में, क्वेश्चन 9, दिसंबर 5 का, छोटा सा सवाल है दिसंबर 5 का, लेकिन एक दो पॉइंट बड़े मजे के जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। पढ़ ले, मैं करता हूं। जी अच्छा, इस सवाल में जो अप्रोच है ना वो आपको मैं एक अल्टरनेटिव रास्ते से बताता हूँ। कल वाली फिगर्स बोल रहा हूँ मैं। एक्वायरर था 400 मिलियन का, टारगेट था 250 मिलियन का, और कंबाइंड 700 मिलियन। तो सिनर्जी कैलकुलेट की थी 700 माइनस 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। $50 पता हो तो 700 निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। अगर सवाल में कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, जो कि 55 में निकाली, अभी निकाली, कैसे पता चलेगा सवाल में कि कंबाइंड वैल्यू निकालनी है? सवाल की वर्डिंग से। तो पहला काम हम सवाल की वर्डिंग से ये पहचानेंगे कि हमने सिर्फ टारगेट की वैल्यू निकालनी है जो कल से पहले तक कर रहे थे, या कंबाइंड वैल्यू भी निकालनी है। कंबाइंड वैल्यू निकालनी है, यह सवाल से हिंट मिलेगा। अगर कंबाइंड वैल्यू निकालनी है तो दो रास्ते हो सकते हैं।
एग्जाम में कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए आपको सवाल में दो रास्ते मिलेंगे। ये आपने ध्यान करना है कि कौन सा रास्ता लेना है। दोबारा बता रहा हूं, पहली बात, ये आपको सवाल की वर्डिंग से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमें वैल्यूएशन ऑफ कंबाइंड कंपनी करनी है। ये सवाल से अंदाजा लगाना है। ये सवाल की वर्डिंग से अंदाजा हो जाएगा। जितने भी आपको सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह सब में जस्टिफाई कर रहा हूं और आपको उसमें कोई खास एतराज नहीं होगा। लेकिन सवाल में आपको यह पहचानना पड़ेगा डेटा से कि इनमें से कौन सा रास्ता लेना है, या तो कंबाइंड पैट या फिर कंबाइंड कैश फ्लोज पर वैल्यूएशन मेथड लगेगा, तो कंबाइंड वैल्यू आ जाएगी, या फिर इंडिविजुअल एक्वायरर प्लस इंडिविजुअल टारगेट प्लस सिनर्जी। यानी या तो कंबाइंड डेटा यूज करके कंबाइंड वैल्यूएशन मेथड लगेगा, या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल के उसमें सिनर्जी ऐड करके कंबाइंड वैल्यू तक पहुंचेंगे। ये आपको सवाल के डेटा से अंदाजा लगाना पड़ेगा। ये इस तरह से शाखें मीनिंग कन्वे कर रही हैं या कुछ और लिख दूं मैं? अगर या तो आपको कंबाइंड वैल्यू, कंबाइंड पैट या कैश फ्लो जो भी मेथड है उस पे वैल्यूएशन मेथड लगा के पहुंचना है, या फिर इंडिविजुअल वैल्यूज के अंदर सिनर्जी को ऐड करना। जैसे इस सवाल में कंबाइंड पी, कंबाइंड पैट, कंबाइंड वैल्यू, या वो जज्बा जूम वाले सवाल के अंदर कंबाइंड कैश फ्लोज, कंबाइंड डिस्काउंट रेट, कंबाइंड वैल्यू। या तो सवाल में आपको ये रास्ता नजर आ रहा होगा या फिर सवाल में ये रास्ता नजर आ रहा होगा। और ये कैसे पहचानेंगे कि ये वाला रास्ता लेना है, ये आपको सवालों से निशानियां ही दिखाऊंगा। वो लिख लेते बाद काम की बात है यार। नहीं, दोनों नहीं, दोनों का क्या फायदा? जी ही लिखा। अच्छा, प्रोडक्ट वाला सवाल पड़ा। एक कंपनी है नॉर्डिक, वो है टारगेट, और उसको प्रोडको कंपनी खरीदने के लिए ऑफर करना सोच रही है। प्रोडको लिमिटेड इज कंटेम्पलेटिंग अ बिड फॉर द शेयर कैपिटल ऑफ नॉर्डिक। आपको एग्जिस्टिंग दोनों का डाटा दिया हुआ है, पैट दिया हुआ है, शेयर प्राइस, नंबर ऑफ शेयर, ये दिया है। बाकी डाटा बातें बताता हूं। पहले रिक्वायरमेंट ए देखते हैं। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन करंट शेयर प्राइस ऑफ ईच कंपनी। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन करंट शेयर प्राइस ऑफ ईच कंपनी। अब इस ईच कंपनी यानी दोनों कंपनीज की बात हो रही है। चलो पहले प्रोडको की बात करते हैं। प्रोडको के शेयर की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा? पोस्ट मर्जर निकालनी पड़ेगी। तो इससे पता चल रहा है कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है। जैसे पिछले सवाल में जीएचपी की 246 रुपए निकाली थी, पहले 186 थी, फिर 246 हो गई। ये है इफेक्ट। तो हम प्रोडको की शेयर प्राइस पे इफेक्ट तभी बता पाएंगे जब अभी की प्राइस जो कि ऊपर दी हुई है और नई प्राइस मतलब पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालेंगे। तो इससे पता चल रहा है कि पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये ये ना एसीसी का कोई सवाल था, ये उसकी कॉपी है। वो जो सवाल था ना, उसमें उन्होंने आगे एक और अंग्रेजी की लाइन लिखी हुई थी जिसका मतलब ये बनता था, वो मैंने आपको भी बात सिखानी है, मार्केट एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सिखानी है अभी। ये दिसंबर 16 वाले साल से पहले सिखानी है, अभी नमाज के बाद।
उसका मतलब ये बनता था, वो सिखाऊंगा बात अभी, उसका मतलब ये बनता था कि आपने टारगेट की भी तो नई प्राइस निकालनी है ना। टारगेट की नई प्राइस निकालने के लिए 186 रुपए नहीं 246 रुपए यूज करने। दोबारा सुने, हमने दोनों कंपनीज के शेयर की प्राइस पे इफेक्ट बताना है। तो प्रोडगो का प्राइस इफेक्ट कैसे बताएंगे, अभी कितने की है और बाद में कितने की है, और पिछले सवाल की वैल्यू लूं तो 186 और 246। टारगेट कंपनी के भी शेयर पे इफेक्ट बताना, अभी कितने की है मतलब 56 रुपए या 58 रुपए, और उसको हमने एडजस्ट करना है। लेकिन जो अंग्रेजी इसकी रिक्वायरमेंट में नहीं लिखी हुई ना, और जो अंग्रेजी असल सवाल में लिखी हुई थी, उस अंग्रेजी का मतलब यह था कि 186 की बजाय 246 यूज करेंगे। और उसके बाद फिर आपको मैं ये भी गाइड कर दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि 246 यूज करना है कि 186 यूज करना है, ये भी सॉल्व करके बताता हूं। तो हमने इस वक्त पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है, ये पता चल रहा है कैसे, इफेक्ट की वजह से। चले, पोस्ट मर्जर वैल्यू निकालनी है। अब हमने अगली बात ये पहचाननी है कि अप्रोच ये चलेगी कि ये चलेगी। यहां पर उसने या तो जज्बा जूम वाला सवाल कंबाइंड कैश फ्लोज का डाटा दिया हुआ था, या जीएसपी वाला सवाल कंबाइंड पैट का डाटा दिया हुआ था। कहा हुआ था कि कंबाइंड पैट इतना और बढ़ जाएगा ताकि आप कंबाइंड पैट निकाल सकें, पी रेशो कंबाइंड इतनी यूज होगी, तो कंबाइंड डाटा था। इस सवाल में आपको कंबाइंड पैट, कंबाइंड कैश फ्लोज, इसका कोई जिक्र नहीं किया, बल्कि यह कहा कि नॉर्डिक पोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए वही पी रेशो यूज होगी। सवाल में ये जो टेबल के नीचे 3-4 पैराग्राफ लिखे हैं ना, उनमें से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि प्रोडको के डायरेक्टर्स को लगता है कि जो नॉर्डिक का पोर्शन है, ये मैं खुद नॉर्डिक पोर्शन बोल रहा हूं, नॉर्डिक पोर्शन की वैल्यू निकालने के लिए वही पी रेशो रहनी चाहिए जो उसकी अभी है। ये मिल गया पैराग्राफ। इसका मतलब यह है कि आपको एक तो कंबाइंड डाटा नहीं बताया, तो फिर ये अप्रोच कैसे लगाएंगे। दूसरा, आपको उन सवालों से कहीं ये आइडिया हो रहा है कि इस पोर्शन की अलग वैल्यूएशन करनी पड़ेगी हमें। ये बात नहीं मिली जोला। तीसरी निशानी आपको इन चीजों के बारे में बताएगा। एक तो 20% बढ़ जाएगा सिनर्जी, ये बताया हुआ। उसके अलावा आपको आखिरी पैराग्राफ में कुछ वन ऑफ बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सरप्लस एसेट्स बच जाएंगे, वो बिकेंगे। तो वो जो वन ऑफ बेनिफिट्स हैं वो इन दोनों की वैल्यूएशन के अलावा चीज है ना। तो पहली निशानी कंबाइंड डाटा नहीं दिया हुआ, दूसरी निशानी इसकी इंडिविजुअल वैल्यूएशन से रिलेटेड गाइडेंस का पैराग्राफ है, तीसरी निशानी कुछ वन ऑफ एडिशनल चीजों का जिक्र है। तो इसलिए हमें इसकी बजाय ये रास्ता लेना पड़ेगा। कंबाइंड वैल्यू निकालनी है रिक्वायरमेंट ए की वर्डिंग से, ये रास्ता नहीं लेना क्योंकि डाटा नहीं है। ये रास्ता लेना है, दो निशानियां, वन ऑफ चीजों की इंफॉर्मेशन है और इस पोर्शन की वैल्यूएशन के लिए एक पैराग्राफ लिखा। स्पेसिफिकली उसने कहा है कि प्रोडको के डायरेक्टर्स को लगता है कि नॉर्डिक की वैल्यूएशन के लिए उसकी पी रेशो ही चल जानी चाहिए। इसका मतलब वो इस सेगमेंट को अलग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो प्रोडको की वैल्यू प्लस नॉर्डिक की वैल्यू जो भी एडजस्टेड है प्लस वन ऑफ चीज है। ये सवाल की अप्रोच है। ध्यान से ना, प्रोडको की वैल्यू निकालनी है कंबाइन और अप्रोच लगानी है वो इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजों वाली। ये मेरी बुक में क्वेश्चन है 9, असल में है ये दिसंबर 05 कंबाइंड। अच्छा, इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस पूछा है, तो हम कंबाइंड वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल लेंगे, कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। प्रोडको के शेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मतलब मर्जर प्रोडको ना, पोस्ट मर्जर, तो पोस्ट मर्जर मतलब अच्छा नॉर्डिक के शेयर की प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं असल में ना, वो जो एसीसी का ये सवाल है उसमें जो सेंटेंस थी वो सेंटेंस इसमें से उड़ाया हुआ है। वो इस वजह से मुझे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि वैसे क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस सवाल में मैं आपको जो जिस वजह से मैं ये सवाल करा रहा हूं, एक तो आपको ये तरीका सिखाना था इंडिविजुअल प्लस वन ऑफ चीजें, और दूसरा ये जो इसका पार्ट बी है ना, ये फिर बाद में मल्टीपल सवालों में ये चीज टेस्ट हुई है। तो ये दो चीजें सिखाने के लिए सवाल उठाया है, अदरवाइज इस सवाल की रिक्वायरमेंट बहुत एम्बिगुअस है। जो एसीसी के असल अंग्रेजी थी वो बहुत कीमती अंग्रेजी थी, वो उन्होंने उड़ा दी। तो इसलिए मैं आपको जो भी यहां कर रहा हूँ कर तो मैं जबरदस्ती जस्टिफाई रहूंगा, लेकिन मैं आपको इस सवाल को जस्टिफाई करने के लिए नहीं, ये चीज सिखाने के लिए और पार्ट बी सिखाने के लिए करा रहा हूं। तो प्रोडको की एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है, एग्जिस्टिंग प्रोडको एक शेयर कितने का है और शेयर्स हैं कितने, 14 मिलियन इंटू 8.4 117.6
नॉर्डिक की एग्जिस्टिंग वैल्यू ले लें या उसमें जो चेंजेस आ रही हैं तो चेंज्ड वैल्यू लें, क्योंकि हम पोस्ट मर्जर ले रहे हैं तो चेंज्ड, यानी नॉर्डिक को एक डिवीजन समझ लेते हैं, हम एक फैक्ट्री समझ लेते हैं, तो उसकी चेंज्ड वैल्यू निकालते हैं, रिवाइज्ड नॉर्डिक। इसका मतलब है कि फिर जो सवाल में आपको 1.66 दी हुई है फिर वो नहीं, तो अब नॉर्डिक पोर्शन की वैल्यूएशन कौन से मेथड से करें? पीई रेशियो से। प्रोडको लिमिटेड डज नॉट एंटीसिपेट एनी अल्टरेशन टू नॉर्डिक पीई रेशियो, यानी नॉर्डिक की पीई रेशियो इनको लग रहा है कि वही रहेगी जो पहले थी, तो हम नॉर्डिक की फिर रिवाइज्ड वैल्यू कैसे निकालें? नॉर्डिक का रिवाइज्ड पैट ले लेते हैं, उसको एग्जिस्टिंग पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉर्डिक का अभी पैट कितना है? नॉर्डिक का पैट ऊपर दिया हुआ है ना, कितना? 9.3 मिलियन। क्या फर्क डल जाएगा इसमें? इस पैट में क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका एक डिवीजन बंद करने की वजह से पैट 9.3 से कम कितना हो जाएगा? 1.5 कम हो जाएगा, लेकिन मर्ज होने की वजह से बरकत पड़ेगी और ये बढ़ जाएगा कितने परसेंट? 20%। दोबारा प्रोडको नॉर्डिक के शेयर खरीदने लगा है, नॉर्डिक की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, सारी मशीनरी खा जाएंगे हम, वो फिजिकली अपनी जगह रहेगा, ओनरशिप एक हो जाएगी, यानी जो प्रोडको नॉर्डिक को खरीद रहा है, जिन लोगों के पास नॉर्डिक के शेयर्स थे उनसे वो शेयर्स लेके बदले में अपने शेयर्स दे देंगे, यानी अगर कंसोलिडेशन थोड़ी बहुत याद हो तो प्रोडको पी होगा, नॉर्डिक एस होगा, और एस के सारे शेयर्स पी के पास और लेगा संभाल के, और जिन लोगों के पास नॉर्डिक के शेयर होते थे उनके पास अब पी के शेयर होंगे। ये तो हो गया लीगल स्ट्रक्चर। फिजिकली क्या होगा? प्रोडको जहां जो बिजनेस कर रहा था और नॉर्डिक जो जहां बिजनेस कर रहा था वो सब खत्म हो जाएगा, नहीं वैसे ही चलता रहेगा। नॉर्डिक के ऑपरेशंस में एक थोड़ी सी चेंज आएगी कि प्रोडको उसका एक डिवीजन बंद करेगा, जिससे नॉर्डिक जो हर साल एज अ कंपनी इतना कमाता था अब वो इतना कमाएगा, लेकिन चूंकि प्रोडको उसको खरीद के कुछ अच्छी चेंजेस करेगा तो पैट पे इतना नहीं बढ़ जाएगा। तो हम निकाल कंबाइंड वैल्यू रहे हैं, लेकिन इस अप्रोच से प्रोडको का पोर्शन की वैल्यू, नॉर्डिक के पोर्शन की वैल्यू प्लस वन ऑफ चीजें, और नॉर्डिक के कौन से पोर्शन की वैल्यू जो अब प्रोडको के साथ मिलने के बाद पोर्शन होगा या जो पहले 10 साल पहले होता था, जो मिलने के बाद होगा। इसलिए हमने इसके प्रॉफिट्स में चेंज करके 20% बढ़ा दिया है। स्टिल ये नॉर्डिक पोर्शन, ये मैंने इस वक्त कंबाइंड पैट नहीं लिखा है, ये नॉर्डिक पोर्शन का पैट लिखा है, और इस पे जब हम पी रेशियो लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो नॉर्डिक पोर्शन की वर्थ निकलेगी। दिस प्लस वन ऑफ चीजें वो कंबाइंड वर्थ होगी। अच्छा, पी रेशियो कौन सी लगाएं? नॉर्डिक की अभी वाली। तो नॉर्डिक की अभी कितनी है? पी की रेशियो होती है, पिछले सवाल में भी निकाली थी, प्राइस ओवर अर्निंग। नॉर्डिक की प्राइस एक शेयर की अभी कितनी है? 1.66। नॉर्डिक का ईपीएस कितनी है? 9.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 45 मिलियन। नॉर्डिक के एक शेयर की प्राइस, नॉर्डिक की ईपीएस अच्छा, प्रोडको पोर्शन की वर्थ, नॉर्डिक पोर्शन की वर्थ प्लस मजीद वन ऑफ चीजें। अब मजीद वन ऑफ चीजें क्या हैं? पहला पैराग्राफ के एंड पे जो डिवीजन हम बंद करेंगे वो उसके एसेट्स 10.2 मिलियन के बिक जाएंगे, तो इनके अलावा वो एक एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा ना, तो सेल ऑफ डिवीजन एक वन ऑफ बेनिफिट है 10.2 जी। लास्ट पैराग्राफ। अब इनके कुछ और एसेट्स भी वेले हो जाएंगे, जब दोनों मर्ज हो जाएंगे तो कुछ एसेट्स वेले हो जाएंगे जो हमारे पास यूजलेस सरप्लस होंगे, वो फारिग होंगे तो हम उनको भी बेच देंगे, वो भी एक एक्स्ट्रा फायदा है। उनको हम फारिग में इसलिए कह रहा हूं टू अवॉइड डुप्लीकेशन। देखिए, अगर दोनों बिजनेसेस के 2 बिल्डिंग्स थी और एक बिल्डिंग से भी सारे ऑपरेशंस मैनेज हो सकते हैं बगैर प्रॉफिट्स को तंग किए, तो जो फालतू बिल्डिंग बेचना है वो एक एडेड बेनिफिट है ना। टू अवॉइड डुप्लीकेशन सरप्लस एसेट्स हम बेच देंगे, वो एक और एक्स्ट्रा फायदा है। तो वो बिक जाएंगे 16 के, लेकिन उनके लोगों को फारिग करने की वजह से माइनस प्रोडको पोर्शन, नॉर्डिक पोर्शन वन ऑफ चीजें, तो कंबाइंड वर्थ बन जाएगी 214.46।
वो भी चेंजेस लेते हैं। ये निकला ही कंबाइंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। लेकिन सवाल में पूछा यह है कि इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस, यानी हमें पोस्ट मर्जर शेयर प्राइस निकालनी है। मतलब पिछले सवाल में 186 246, तो 246 कैसे निकाली थी? शेयर से डिवाइड करके। तो प्रॉडको के शेयर्स कितने होंगे? वो तो पहले थे 14 पहले थे, प्लस और कितने इशू कर देगा? तो पोस्ट मर्जर प्राइस ऑफ पी 214.46 मिलियन डिवाइडेड बाय 24 मिलियन 8.94। तो पार्ट ए में उसने पूछा है इफेक्ट ऑन प्राइस, तो हम कहेंगे कि पहले प्राइस थी कितनी? 8.4 और अब हो जाएगी इतनी। ये होगा इफेक्ट। प्रॉडको की वैल्यू रेशियो से निकाल सकते हैं। प्रॉडको की वैल्यू पी रेशियो से, यानी ये अच्छा चले प्रॉडको के पैट से ईपीएस निकालते और यही जो 8.4 दी हुई है यही वाली, इसी से पी रेशियो निकालते और फिर उसको फिर से वही पैट से मल्टीप्लाई कर देते। तो यही आनी थी ना। इसमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि इसके प्रॉफिट में चेंजेस ला रहे हैं। प्रॉडको के तो प्रॉफिट में चेंज नहीं आ रही ना, इसलिए जो प्रॉडको अभी है वही है। इसके प्रॉफिट में चेंज आनी होती तो फिर वैसे करते जैसे आप कह रहे हैं। इसके तो प्रॉफिट में भी चेंज नहीं आ रही, और अगर 4 से पहले पी रेशियो निकालेंगे फिर वापस उसी को दोबारा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8.4 ही आ जाएगा। जी प्रॉडको वाला पोर्शन, प्रॉडको वाली चीज, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ना इस सवाल को पूरा कराता हूँ, एचईसीए की वो लाइन बताता हूँ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको इस सवाल में ये जबरदस्ती का जस्टिफाई कराने के लिए नहीं करा रहा था सवाल। एक तो आपको मैंने ये वाली चीज सिखानी थी, दूसरा पार्ट बी कराना था। तो अगर मैं आपको जो जस्टिफाई करने लगा हूं, अगर आपको बात ना भी पसंद आए कोई बात नहीं, मैं आपको बस ये सिखाना चाह रहा था और पार्ट बी कराना चाह रहा था। चले फिर भी दिल की तसल्ली के लिए जस्टिफाई करवाता हूँ। 3 टर्म्स हैं, मैं ज़बानी बता रहा हूं और मैंने किताब में इसको लिखा भी हुआ है। मेरे ख्याल में ज़बानी ही समझा दूंगा तो बहुत है। स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है। क्यों हो रही होती है ऊपर नीचे प्राइसेस? इंफॉर्मेशन की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, शाबाश। अच्छा एक मिसाल थोड़ी सी तरह डिफरेंट है, लेकिन मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो मिल जाए।
आपके अब्बा जी बहुत शरीफ नेक इंसान मशहूर थे, और आपके अब्बा जी के करेक्टर को देखते हुए आपका ना एक रिश्ता आया, लेकिन आपकी कुछ हरकतें पब्लिक हो गई। तो अब उससे क्या हुआ कि जहां पर रिश्ता गया है उनको पता चल गया, तो अब रिश्ते से इनकार हो जाएगा, या चूंकि हिस्टोरिक अब्बा जी की पर्सनैलिटी है तो हाँ हो जाएगी, और पब्लिक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वायरल वीडियो हुई आपकी, या हाँ है, अगर वो समझदार लोग होंगे तो इनकार हो जाएगा। तो वो जो अब्बा जी का पास्ट ट्रेंड था वो गुजर गया, वो पास्ट था, रिश्ता आपसे करना है, और आपकी जो इंफॉर्मेशन पब्लिक लीक हुई वो प्रोसेस हो गई और उनका डिसीजन चेंज हो गया। अगर एक कंपनी पास्ट में बहुत अच्छी रही है, बहुत प्रॉफिट मेकिंग रही है, और बहुत पुरानी कंपनी है कि बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, और उसका शेयर बहुत अच्छा ही चला करता था, लेकिन अब उस कंपनी की परफॉर्मेंस या तो कहने के अभी ठीक नहीं रही, या उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस हो गए हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ ऐसी चेंज हो गई हैं, या सेठ साहब मर गए हुए हैं कि अगले साल 2 साल के अंदर वो कंपनी वो नहीं रहेगी जो पास्ट में थी। तो स्टॉक मार्केट में उसका शेयर अगर अब भी महंगा बिक रहा है तो इसका मतलब लोग बेवकूफ हैं। और अभी भी क्यों महंगा बिक रहा है? पास्ट की वजह से। ऐसी मार्केट को वीक मार्केट कहते हैं, कि जहां पर शेयर मार्केट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके फैसले पास्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे होते हैं, और जो पास्ट ट्रेंड चल रहा होता है वो मार्केट में काफी अर्से तक नजर आता रहता है। जब कंपनी डूब जाएगी, वाकई ही उनके ऊपर उल्टे केसेस हो जाएंगे, वाकई बिजनेस लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, फिर लोगों को अकल आएगी। ये वीक मार्केट होती है, कमजोर मार्केट। लेकिन अगर लोगों को जो भी उस कंपनी के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल गई है उसकी बेस पे उन्होंने अपने फैसले बदल लिए, इस मार्केट को कहते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। सेमी स्ट्रॉन्ग, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन की बेस पे प्रोसेस कर लेती है चीजों को, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक प्राइवेट नहीं, पब्लिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, प्रेस रिलीजेस, पब्लिक इंफॉर्मेशन को वो लोग प्रोसेस कर लेते हैं और शेयर प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं। उस मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और एक हवाई कॉन्सेप्ट है, हवाई स्ट्रॉन्ग मार्केट, जिसमें सब लोगों के पास अंदर की इंफॉर्मेशन मौजूद है, और अभी डिसीजन पब्लिक नहीं हुआ होता, प्राइसेस ऑलरेडी एडजस्ट हो जाती हैं। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट हुआ करती हैं। मैंने वैसे एक लाइन लिखी हुई है, फिर भी अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लिखना चाहें रजिस्टर में तो लिख लें। दोबारा बता देता हूं, स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर्स शेयर्स बाय सेल करते हैं। स्टॉक मार्केट की रौनकें शेयर उन लोगों की वजह से ही है। बायर सेलर नहीं होंगे तो स्टॉक मार्केट तो बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्टॉक मार्केट जहां पर आने वाले लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो सिर्फ पास्ट को देख के चल रहे हैं, सिर्फ अब्बा जी की बेस पे अभी भी रिश्ता करने को तैयार हैं, वायरल वीडियो को लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो वीक मार्केट है। सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट वो है जिसमें पब्लिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन को लोग प्रोसेस कर लेते हैं और प्राइसेस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन। और स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक भी नहीं हुई होती, पहले ही लोगों तक पहुंच जाती है अंदर की खबरें, और प्राइसेस एडजस्ट हो जाती हैं। वो स्ट्रॉन्ग मार्केट है।
ये ना वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये नॉर्मल मार्केट्स के आप कह लें कि बुजुर्गों की बनाई हुई टाइप्स हैं। ये जो होता है ना कि कुछ मेकर्स हैं वो कहानियां एडजस्ट करवा देते हैं, ये पाकिस्तान जैसी कमजोर मार्केट्स में होते हैं। यानी जरूरी नहीं कि पाकिस्तानी मार्केट पे ये वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मार्केट की थ्योरीज अप्लाई हो सके। ये तो बस बुजुर्गों की बनाई हुई टाइप्स हैं कि इस तरह की मार्केट्स होती हैं, इस तरह की होती हैं, इस तरह की होती हैं। पाकिस्तान में तो इतना पढ़ा लिखा इन्वेस्टर ही नहीं है ना मार्केट के अंदर। पाकिस्तान में सीएफएस नहीं होते इतने ज्यादा। इंटरनेशनली सीएफए बहुत बड़ा करियर है, बहुत जबरदस्त किस्म का करियर है। वो स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट होते हैं, वो हिसाब से वो डिसीजन करवाते हैं। तो बाहर की बहुत ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, डेवलप कंट्रीज की, अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो वहां के ये कॉन्सेप्ट है सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। हम तो बस किताबी लिहाज से पढ़ रहे हैं चीजें। अच्छा, अब ये जो सवाल था ना, असल में इस सवाल में अंग्रेजी लिखी हुई थी कि वो सवाल है तो बड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, एसीसी का एक सवाल है, उसमें कहानी लिखी हुई थी कि अज्यूमिंग कि सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है और ये जो अनाउंस, ये जो बिड कर रहे हैं वो, ये अनाउंस हो गई। अब बताएं इसके अनाउंस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब जब ये अनाउंस हो गई और सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट वो है जिसमें लोग पढ़े लिखे हैं और वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेते होते हैं, तो इस खबर के आने से प्रोडगो का शेयर यहां तक पहुंच जाएगा, और चूंकि वो यहां तक पहुंच जाएगा तो इसकी वजह से नॉर्डिक का भी इसके मुताबिक चेंज होगा। किसके मुताबिक? इसके मुताबिक चेंज होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था कि नॉर्डिक की प्राइस हम 186 की बजाय 246 के कॉन्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अभी हुई नहीं है एक्विजिशन, लेकिन इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी, अज्यूमिंग कि वो सेमी स्ट्रॉन्ग है, तो बताएं इस पब्लिक इंफॉर्मेशन के पब्लिक होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इफेक्ट ये पड़ेगा कि लोग प्रोडको के शेयर को अब इसकी बजाय इतना वैल्यू करना शुरू कर देंगे, और चूंकि प्रोडको ये हो जाएगा तो इसलिए नॉर्डिक कुछ अरसे के लिए चेंज हो जाएगा। उसके बाद तो नॉर्डिक ने शेयर ने गायब हो जाना है। देखिए, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि ईच शेयर के ऊपर इफेक्ट बताएं, तो नॉर्डिक का शेयर तो वैसे ही दराज में चले जाना है, वो तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होना। तो मर्जर के बाद क्या नॉर्डिक का शेयर बिक रहा होगा? तो फिर इफेक्ट कहां से पूछ रहा है वो? फिर इफेक्ट कैसे पूछ रहा है? तो वो इफेक्ट पूछ ही इसलिए रहा है कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी, सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट है, लोग अपनी कैलकुलेशंस करेंगे, प्राइस प्रोडको की एडजस्ट होकर यहां तक पहुंचेगी, इसलिए नॉर्डिक की भी चेंज हो जाएगी, जो कि कुछ अरसा ही रहेगी, उसके बाद तो नॉर्डिक ने खत्म हो जाना है वहां से। तो इसलिए ये एक्विजिशन से पहले ही की सारी कैलकुलेशंस। और नॉर्डिक की प्राइस तक कैसे पहुंचे? एक 8.94 को क्या करूं? 2/9, 1.9। और प्रोडको की एग्जिस्टिंग प्राइस कितनी थी? 1.66। ये इस सवाल रिक्वायरमेंट ए का आंसर है। चलिए पार्ट बी करता हूं। पार्ट बी बड़ा मजे का है। इसको आईकैप भी एक तरह से सॉल्व किया करता है, मैं इसको एक इक्वेशन से कराया करता हूं। तो मैं आपको एक इक्वेशन से कराता हूं। ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है जो पार्ट बी है, मैं इसको एक इक्वेशन से कराया करता हूं। आईकैप वाले उसको एक डिफरेंट तरीके से करते हैं, लेकिन मुझे इक्वेशन आसान लगता है तो मैं इसलिए आपको इक्वेशन से करवाता हूं। दोबारा बोलिए। 9.92 आ रही है एग्जिस्टिंग नहीं यार। अच्छा, आ रही है तो फिर क्या? अच्छा चलिए बताएं। प्रोडको की अभी प्राइस है इतनी, पीई कितनी आएगी? प्रोडको का ईपीएस कितनी है? प्रोडको का पैट कितना है? 85 मिलियन। प्रोडको के शेयर्स कितने हैं? 14। पी की रेशियो क्या बनी? 9.92। अच्छा, प्रोडको की ईपीएस कितनी है? ये चलिए छोड़िए ईपीएस। प्रोडको का पैट कितना है? 11.85। जब आप इसको 9.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही आ जाना है। अच्छा, पार्ट बी। पार्ट बी में वो ये पूछ रहा है कि हम नॉर्डिक के एग्जिस्टिंग लोगों को क्या शेयर एक्सचेंज ऑफर करें। अभी क्या किया पार्ट ए में ऑफर? 2.9। पार्ट बी में वो कह रहा है कि अच्छा 2.9 की जगह ऐसी क्या ऑफर करें कि उन लोगों को 10% कैपिटल गेन हो जाए। किसके ऊपर 10%? इस पे। ये शेयर एक्सचेंज पूछा है उसने कि उन लोगों को जो इफेक्टिवली प्राइस पहुंचे वो इससे 10% हायर हो। अभी तो ये है ना, ऐसी क्या हो, मतलब यहां पर क्या रेशो हो कि ये आंसर 1.99 की बजाय 1.66 इंटू 1.1 कितना बना? 1.83। यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसी क्या रेशो हो कि ये आंसर 1.83 आ जाए। पार्ट डी की वर्डिंग देखें, यही है। ठीक है। अच्छा, मैं सिर्फ 2-4 मिनट ही दे रहा हूं क्योंकि क्लिक कर गया तो कर गया। आप ट्राई करें, पर अगर आपने ऐसे कर लिया तो गलत कर रहे होंगे आप। ऐसे नहीं होगा, ये ट्राई करें आप।
हाँ जी, क्या आंसर आया? अच्छा चलिए, कैलकुलेट कैसे किया है? 2.9 की जगह एक्स रख लिया और फिर मल्टीप्लाई बाय 8.94 इज इक्वल टू 1.83 या 8.26 टू बी स्क्वायर। हाँ, ये नहीं हो सकता ना। 8.94 निकला कैसे है? ऐसे। 24 मिलियन कैसे निकला है? ऐसे। तो अब जब 2.9 ही नहीं है, 2.9 तो फिर ये भी नहीं है, तो जब ये भी नहीं है तो फिर ये भी नहीं है। अब इसकी इक्वेशन बनाता हूं। सॉल्व नहीं हुई? अच्छा, इक्वेशन बना के देता हूं। ये मैं पार्ट बी की इक्वेशन दिखा रहा हूं और ये आईकेएफ के सवाल में मल्टीपल टाइम टेस्ट हुई है और हर सवाल में इक्वेशन परफेक्ट लगती है, इसलिए मैं इक्वेशन से चला रहा हूं। ये जो 1.99 है, 1.99 ये निकला है ऐसे। ये ऐसे निकला है। मैं इसको और खोलता हूं। 8.94 कैसे निकला? 214.46 मिलियन डिवाइडेड बाय 14 मिलियन प्लस 45 मिलियन इंटू 2/9, ये 8.94 आ गया इंटू 2/9 इज इक्वल टू 1.9। ये मैंने इसको खोला है। अगर ये बात समझ आ गई तो बन गई इक्वेशन। हाँ जी, ये समझ आई। अच्छा, अब मैंने 1.99 की जगह 1.826 लाना है। में से क्या चेंज करना है? 2/9। तो इसकी जगह आप x रख लें। और इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर पे तो x आ जाएगा। ये कैलकुलेटर पे इस तरह x रख के सॉल्व हो जाता होता है ना? नहीं हो रहा सॉल्व? हाँ, कोई बात नहीं। 19.39 0.19 होगा। नहीं, परसेंटेज नहीं। अच्छा, आपको परसेंटेज भी कर सकते हैं, तो मसला नहीं है। अच्छा, अब आप पेपर में आप ये भी कर सकते हैं। क्या कैलकुलेटर तो आपके पास होगा? तो कैलकुलेटर के ऊपर अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है तो आप लिखें सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग दिस x इक्वल टू दिस। आपने कौन सा छठी क्लास की तरह स्टेप्स करके दिखाने। लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं कर पा रहे तो हाँ, अब आप छठी क्लास लाएं दिमाग में और इसको रीअरेंज करके देखें। ये x इधर जाएगा अंदर, ये इधर आएगा, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर x वाले को इधर कर लें, बाकियों को इधर कर लें, फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 0.1। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? 0.19 शेयर्स ऑफ P फॉर 1 शेयर ऑफ नॉर्डिक। देखें, 2/9 है। 2/9 को सॉल्व करें, मतलब 2/9 करें पॉइंट, तो 2 for 9 इज इक्वल टू 0.22 शेयर्स फॉर 1। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बन गई? 0.19 शेयर्स ऑफ P फॉर ईच शेयर ऑफ नॉर्डिक। क्योंकि जो 0.19 लिखा हुआ है ना, ये है 0.19/1। 19/100 भी हो सकता है, 100 के बदले 19 फॉर एवरी शेयर ऑफ नॉर्डिक, 0.19 शेयर ऑफ प्रॉट को। तो ये इस इक्वेशन के लिए, जो पार्ट बी था, इसके लिए मैंने सवाल ये उठाया था। ये पार्ट बी का आंसर है।
तो फिर वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती, फिर ऐसी वर्डिंग ना होती। इसमें ना ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस निकाल ले, नहीं, फिर और बहुत कुछ चेंज होता। यानी सिर्फ नॉट की पी रेशो यही रहेगी, सिर्फ ये सेंटेंस नहीं उड़ता, फिर ये वाली बात भी उड़ती, फिर कुछ कंबाइंड डाटा होता। यानी सिर्फ एक सेंटेंस ना उड़ता, फिर और भी चेंज होता है सवाल के अंदर। अच्छा वो मुझे तो लेक्चर बदलने नहीं याद रहा, खैर बड़ा लेक्चर थी, कोई बात नहीं, वो ब्रेक आपको दे दी थी। अब वो दिसंबर 16 में कराता हूँ। ना यार बस नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हैं? नहीं यार, थोड़ा सा हौसला कर ले। चले मैं आपके हौसले के लिए लेक्चर नंबर 57 कर देता हूँ, छोटा सा लेक्चर होगा सिर्फ, तो आधे घंटे में भारी कर देता हूँ। हैं? नहीं 57 कर देता हूँ, छोटा सा लेक्चर लगे, छोटा सा लेक्चर था। नहीं, उन लोगों को भी जल्दी हो जाएगी, 2 घंटे का लेक्चर देख के टेंशन हो जाती है। ठीक है यार, 56 बस, 57 लगाता हूँ।